चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। दिमाग कहता है चलो आज ये चैप्टर खत्म करते हैं, और ठीक उसी पल बगल में रखा फोन वाइब्रेट होता है। एक नोटिफिकेशन, बस 1 सेकंड की तो बात है, और वो 1 सेकंड कब 30 मिनट बन जाता है पता ही नहीं चलता। इस लड़ाई में जीतता कौन है? अक्सर वाली छोटी सी स्क्रीन जो हमें एक अंतहीन स्क्रॉलिंग के समंदर में खींच लेती है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इरादे तो पहाड़ जैसे मजबूत होते हैं, लेकिन ध्यान एक कांच के टुकड़े की तरह जरा सी आवाज से बिखर जाता है? बिल्कुल होता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हम अक्सर इसका दोष अपनी विल पावर या फोकस की कमी को देते हैं। हम सोचते हैं मुझ में ही कोई कमी है। हाँ बिल्कुल। लेकिन स्रोत जो हमें बताते हैं वो कहानी कुछ और ही है। समस्या हमारे अंदर नहीं, हमारे आसपास के सेटअप में है। हम अपने दिमाग से लड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि लड़ाई तो उस माहौल से है जो हमने खुद अपने चारों ओर बनाया है। मतलब हम गलत दुश्मन से लड़ रहे हैं। तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत का मिशन यही है, इन स्रोतों से मिले ज्ञान के आधार पर एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा सिस्टम समझना जो किसी को भी घंटों तक बिना थके, बिना भटके गहराई से काम करने में मदद कर सके। ये सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं है, ये अपने ध्यान पर, अपनी सबसे कीमती ऊर्जा पर दोबारा नियंत्रण पाने के बारे में है। तो चलिए इस सिस्टम को परत दर परत खोलते हैं। पहला और सबसे बुनियादी कदम है अपने आसपास के शोर को शांत करना। स्रोत इसे एंटी डिस्ट्रैक्शन बबल बनाना कहते हैं। एक ऐसा बुलबुला जिसके अंदर सिर्फ आप हैं और आपका काम। सही। इसका पहला नियम है अव्यवस्था, यानी केओस को हटाओ। और ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ा क्योस, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हमारी जेब में ही रहता है, हमारा फोन। रिसर्च साफ कहती है कि सिर्फ फोन का सामने रखा होना ही, चाहे वो बंद ही क्यों ना हो, हमारी दिमागी क्षमता को कम कर देता है। सही बात है। तो क्या बस फोन को दूसरे कमरे में रख देना काफी है, या इसके लिए और भी कुछ करना पड़ता है? क्योंकि आज के ज़माने में फ़ोन से पूरी तरह कटना भी तो मुमकिन नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फ़ोन को दूसरे कमरे में रखना सबसे असरदार तरीका है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं, तो टेक्नोलॉजी का जवाब टेक्नोलॉजी से देना होगा। जैसे फॉरेस्ट या कोल्ड टर्की जैसे ऐप्स हैं जो कुछ घंटों के लिए आपके फ़ोन को एक डिब्बे में बदल देते हैं। वो आपको उन ऐप से दूर रखते हैं जो आपका समय खाते हैं। लेकिन ये सिर्फ डिजिटल केओस की बात नहीं है। मतलब हमारे आसपास के लोग भी? अब ये थोड़ा मुश्किल है। अगर कोई परिवार के साथ रहता है या दोस्तों के साथ, तो उन्हें कैसे मना करें? स्रोत इसके लिए मंक मोड की बात करते हैं, यानी सन्यासी वाला मोड। लेकिन ये कहना कि अगले 2 घंटे मुझे परेशान मत करना, सुनने में थोड़ा अजीब और शायद रूखा भी लगता है। लोग नाराज नहीं हो जाएंगे? ये डर स्वाभाविक है, लेकिन इसे इस तरह से देखिए, जब आप किसी को साफ साफ और प्यार से बताते हैं कि अगले 1 घंटे मैं एक बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें, तो आप सिर्फ एक सीमा नहीं बना रही हैं, आप अपने काम का सम्मान कर रही हैं। और जब आप अपने समय का सम्मान करती हैं तो दूसरे भी करते हैं। अच्छा, ये मनोवैज्ञानिक रूप से एक शक्तिशाली संकेत है। जब बाहरी दुनिया को पता होता है कि आप उपलब्ध नहीं हैं, तो आपका दिमाग भी इस बात को मान लेता है। उसे भटकने का कोई बहाना नहीं मिलता, वो अंदर से शांत हो जाता है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपने काम के लिए ऐसी मजबूत सीमा तय की है? वाह, ये तो अपने आप को काम करने की इजाजत देने जैसा हुआ। ठीक है, तो हमने बाहरी दुनिया का शोर बंद कर दिया, एक शांत बबल बना लिया। अब इस बबल के अंदर काम कैसे करें? लोग सोचते हैं कि एक बार बैठ गए तो बस 3-4 घंटे लगातार पढ़ना है। जीनियस लोग ऐसे ही करते होंगे, पर मेरा अनुभव तो यही है कि 1 घंटे बाद ही दिमाग थकने लगता है। क्योंकि हमारा दिमाग एक मशीन नहीं है जो लगातार चल सके। वो एक रिदम पर, एक लय पर काम करता है, और इसी लय को न समझना हमारी सबसे बड़ी गलती है। स्रोत इसी के लिए एक बहुत ही दिलचस्प नियम बताते हैं, 52-17 का नियम। 52 और 17, ये तो मैंने पहली बार सुना है। मैंने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में सुना है, जिसमें 25 मिनट काम और 5 मिनट का ब्रेक होता है। ये 52 और 17 का क्या राज है? इतने अजीब नंबर क्यों है? ऐसा नहीं है कि ये कोई भी नंबर यूं ही उठा लिया गया है। इसके पीछे गहरा विज्ञान है। ये हमारे दिमाग की प्राकृतिक लय से जुड़ा है, जिसे अल्ट्रेडियन रिदम कहते हैं। अल्ट्रेडियन रिदम? हाँ, हमारा दिमाग लगभग 90-120 मिनट के चक्र में काम करता है, जिसमें ऊर्जा का स्तर ऊपर और नीचे जाता है।
52 मिनट का गहरा फोकस आपको उस पीक एनर्जी वाले दौर का पूरा फायदा उठाने देता है, और उसके बाद 17 मिनट का ब्रेक दिमाग को पूरी तरह से रिचार्ज होने का मौका देता है, बिना उसे पूरी तरह से बंद किए। अच्छा, ये स्प्रिंट मारने और फिर सांस लेने जैसा है, मैराथन दौड़ने जैसा नहीं। लेकिन यहाँ सारा खेल शायद ब्रेक लेने के सही तरीके का है। बिल्कुल। क्योंकि मेरा ब्रेक तो अक्सर एक और डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। सोचता हूँ कि बस 1 मिनट के लिए मैसेज देख लूं और 20 मिनट बाद खुद को किसी रैंडम वीडियो में पाता हूँ। ये वाकई एक जाल है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, जाल। ब्रेक का मतलब दिमाग को और जानकारी से भरना नहीं है, बल्कि उसे खाली करना है। ब्रेक में स्क्रीन से दूर हटें, उठकर थोड़ा चलिए, पानी पीजिए, खिड़की से बाहर देखिए या बस आंखें बंद करके शांति से बैठिए। सबसे जरूरी नियम, ब्रेक में सोशल मीडिया या व्हाट्सएप कभी नहीं खोलना। कभी नहीं। जैसे आप वो खोलते हैं, आपका दिमाग वापस उसी डोपामाइन की दौड़ में लग जाता है जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे थे। वो 17 मिनट का ब्रेक आपकी ऊर्जा बढ़ाने के बजाय उसे और निचोड़ लेता है, और फिर अगले 52 मिनट का फोकस लगभग नामुमकिन हो जाता है। जरा ईमानदारी से सोचिए कि आपके ब्रेक भी अक्सर ऐसे ही जाल बन जाते हैं। ठीक है, तो हमने बाहरी दुनिया का शोर बंद कर दिया और अपने काम करने की एक प्राकृतिक लय भी पकड़ ली, पर उस शोर का क्या जो हमारे लैपटॉप के अंदर ही होता है। मेरा मतलब है वो 10-20 टैब्स जो हमेशा खुले रहते हैं। एक टैब में पढ़ाई, दूसरे में यूट्यूब, तीसरे में खबरें। हम इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं और इस पर गर्व भी करते हैं। और श्रोट कहते हैं कि यही मल्टीटास्किंग आज के दौर का सबसे बड़ा भ्रम है। ये उत्पादकता का मुखौटा पहने हुए एक चोर है जो चुपके से हमारा ध्यान और हमारी ऊर्जा चुरा लेता है। अच्छा, असल में हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम कर सकता है। जब हम टैब्स बदलते हैं तो हम मल्टीटास्किंग नहीं, बल्कि दिमाग को एक काम से दूसरे पर कूदने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए 1 टैब रूल का सिद्धांत आता है ना। एक समय में एक विषय, एक टैब, एक मिशन। बिल्कुल। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रही हैं तो आपके ब्राउजर में सिर्फ बायोलॉजी से जुड़ा टैब ही खुला होना चाहिए। ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन ये गहरा अनुशासन है। यहाँ एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। रिसर्च कहती है कि एक काम से दूसरे काम पर स्विच करने से, जिसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो सकती है। 40%? हाँ, ये दिमागी ऊर्जा की ऐसी बर्बादी है जैसे किसी बाल्टी में छेद हो और आप उसमें लगातार पानी भर रहे हो। हर बार जब आप टैब बदलते हैं तो आपका दिमाग एक छोटी सी रीबूट प्रक्रिया से गुजरता है और इसमें बहुत ऊर्जा बर्बाद होती है। एक ही टैब पर टिके रहने से आप सिर्फ सतही जानकारी नहीं, बल्कि गहरी समझ तक पहुंचते हैं। अब समझ आया कि क्यों घंटों लैपटॉप पर बैठने के बाद भी लगता है कि कुछ खास काम हुआ ही नहीं। वो सारी ऊर्जा तो टैब्स बदलने में ही खर्च हो गई। चलिए अब मान लेते हैं कि हमने ये अनुशासन भी सीख लिया, पर इतने गहरे फोकस के लिए दिमागी ताकत भी तो चाहिए। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है और उसे भी सही ईंधन की जरूरत होती है। आपने बहुत सही बात कही। आप एक रेस कार में मिट्टी का तेल डालकर उसे चलाने की उम्मीद नहीं कर सकते। सही बात है। फिर अपने सबसे कीमती अंग यानी अपने दिमाग के साथ हम ऐसा क्यों करते हैं? सही पोषण और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का सीधा और गहरा संबंध है। तो इसके लिए क्या नियम है? क्या हमें कोई खास डाइट फॉलो करनी पड़ेगी? नहीं, नियम बहुत सरल है। पहला, खुद को हाइड्रेटेड रखें। दिमाग का लगभग 75% हिस्सा पानी है। पानी की जरा सी कमी भी थकान और चिड़चिड़ाहट पैदा करती है। अपने पास हमेशा पानी की एक बोतल रखें। दूसरा, स्मार्ट स्नैक्स। जब कुछ खाने का मन करे तो चिप्स या बिस्किट की जगह मुट्ठी भर मेवे, डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा या ब्लूबेरी जैसी चीजें चुनें। इन्हें दिमाग का सुपर फूड माना जाता है क्योंकि ये याददाश्त और फोकस को बढ़ाते हैं। और कॉफी के बारे में क्या ख्याल है? स्टूडेंट्स के लिए तो कॉफी एक तरह से जिंदा रहने का जरिया है। कॉफी एक दोधारी तलवार है। एक कप कॉफी आपकी दोस्त हो सकती है जो आपको जगाए रखे और आपकी एकाग्रता बढ़ाए, लेकिन दिन में 4 कप कॉफी वो चिंता, बेचैनी और रात की नींद खराब होने का कारण बन सकती है। और अंत में एनर्जी क्रैश तो होता ही है। हाँ, तो इसका इस्तेमाल एक टूल की तरह करें, आदत की तरह नहीं। ये सब शारीरिक तैयारी है। जैसे एक धावक दौड़ से पहले वार्म अप करता है, वैसे एक छात्र को भी पढ़ाई से पहले अपने शरीर और दिमाग को सही ईंधन से तैयार करना चाहिए। और अब हम आते हैं उस नियम पर जो शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली भी है। ये है स्पष्टता की शक्ति। हम अक्सर बहुत अस्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं, जैसे आज मैथ्स पढ़नी है या कल से प्रोजेक्ट पर काम शुरू करूंगा।
और अस्पष्ट लक्ष्य दिमाग को भ्रमित करते हैं। जब दिमाग को ये ठीक नहीं पता होता कि उसे क्या करना है और कब रुकना है, तो वो सबसे आसान रास्ता चुनता है, टालम टोल। हाँ, क्योंकि मैथ्स पढ़ना एक काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डरावना पहाड़ जैसा लगता है। इसे शुरू कहाँ से करें, खत्म कहाँ करें, कुछ पता नहीं होता। तो इसका समाधान क्या है? विशिष्ट होने का नियम। हाँ, आज मैथ्स पढ़नी है के बजाय खुद से कहें, आज शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच चैप्टर 3 इंटीग्रेशन बेसिक्स के सिर्फ 10 सवाल हल करने हैं। अब देखिए, इन दोनों वाक्यों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। दूसरे वाक्य में एक साफ मिशन है, एक समय सीमा है और एक फिनिश लाइन है। और जब दिमाग को एक साफ फिनिश लाइन दिखती है तो उसका भटकना बहुत कम हो जाता है। उसे पता होता है कि उसे कहाँ जाना है और कब रुकना है। ये दिमाग को एक जीपीएस देने जैसा है। बिना मंजिल डाले दुनिया का सबसे अच्छा जीपीएस भी किसी काम का नहीं होता। जरा एक पल रुककर सोचिए, क्या आपके लक्ष्य भी अक्सर ऐसे ही धुंधले और अस्पष्ट होते हैं? ये अस्पष्टता ही दिमाग को दिशा और अनुशासन देती है। तो हमने माहौल बना लिया, काम करने की लय पकड़ ली, डिजिटल दुनिया को साध लिया, सही ईंधन भी ले लिया और लक्ष्य भी साफ कर लिया। ऐसा लगता है कि अब तो फोकस करना पक्का है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है, इतना सब कुछ करने के बाद भी ध्यान भटकेगा, ये होना तय है। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है, मानसिकता का खेल। बिल्कुल, ध्यान भटकना असफलता नहीं है, ये इस प्रक्रिया का, इस अभ्यास का एक स्वाभाविक हिस्सा है। पर जब ऐसा होता है ना, तो बहुत निराशा होती है। लगता है कि सारी मेहनत बेकार हो गई। जैसे आप एक वीडियो देखने के लिए YouTube पर गए और आधे घंटे बाद खुद को फोकस कैसे करें वाले वीडियो देखते हुए पाते हैं, तब खुद पे बहुत गुस्सा आता है। और स्रोत कहते हैं कि यही गुस्सा और निराशा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप खुद को भटकता हुआ पाएं, तो खुद को कोसने के बजाय बस एक हल्की सी मुस्कान दें और धीरे से अपना ध्यान वापस काम पर ले आएं। बस। हाँ, बस, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी अपराध बोध के, बस वापस आ जाएं। यही असली फोकस ट्रेनिंग है। मतलब हर बार जब हम ध्यान वापस लाते हैं तो हम मजबूत हो रहे होते हैं। हर बार जब आप अपने भटकते हुए दिमाग को पकड़कर वापस लाते हैं, तो आप अपने अटेंशन मसल को मजबूत कर रहे होते हैं, जिम की तरह। हाँ, ये जिम में वजन उठाने जैसा ही है। पहली बार में मुश्किल लगता है, लेकिन हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आपके ध्यान केंद्रित करने की मांसपेशी और मजबूत होती जाती है। यही अभ्यास आपको लंबे समय में दूसरों से अलग बनाता है। ये कोई जादुई बटन नहीं है, ये एक कौशल है जिसे धीरे धीरे विकसित किया जाता है। और इसी से जुड़ी एक बहुत गहरी बात स्रोत में कही गई है, बोरियत की शक्ति। जो इंसान बोरिंग काम को बिना भटके लगातार कर सकता है, वही लंबे समय में सबसे शक्तिशाली बनता है। इसका मतलब है अनुशासन मोटिवेशन से कहीं ज्यादा बड़ा है। डिसिप्लिन मोटिवेशन? बिल्कुल। मोटिवेशन एक लहर की तरह है जो आता जाता रहता है। आज आप प्रेरित महसूस कर सकते हैं, कल शायद नहीं। लेकिन अनुशासन वो नाव है जो आपको तूफान में भी, और तब भी जब लहरें शांत हो, लगातार आगे ले जाती है। फोकस आज की दुनिया का सबसे कीमती कौशल है, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ होता जा रहा है। और हर बार जब आप एक डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हैं, तो आप अपने दिमाग को और भी दुर्लभ और कीमती बना रहे होते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें इस पूरे सिस्टम को कुछ नियमों में बांधना हो तो वो क्या होंगे? पहला, अपना माहौल ठीक करें, एक एंटी डिस्ट्रैक्शन बबल बनाएं। दूसरा, अपनी ऊर्जा की लय को समझें, 5-27 के नियम से काम करें, मशीन की तरह नहीं, इंसान की तरह। तीसरा, एक समय में एक काम, मल्टीटास्किंग के भ्रम से बाहर निकलें और 1 टैब रूल को अपनाएं। चौथा, अपने दिमाग को सही ईंधन दें, पानी, स्मार्ट स्नैक्स और सीमित कैफीन। पांचवा, अपने लक्ष्य बिल्कुल साफ रखें, दिमाग को एक स्पष्ट फिनिश लाइन दें। और आखिरी और सबसे जरूरी, जब ध्यान भटके तो निराश ना हो। ये प्रक्रिया का हिस्सा है, बस मुस्कुराएं और धीरे से वापस आ जाएं। याद रखें, आपको और ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस एक बेहतर सिस्टम की जरूरत है। और अब वो सिस्टम आपके पास है। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, ये जीवन के हर उस क्षेत्र के लिए है जहां आप गहरे और सार्थक परिणाम चाहते हैं। आज हमने ध्यान केंद्रित करने का तरीका सीखा, लेकिन एक सवाल पर विचार करें। इस केंद्रित ध्यान का उपयोग आप कहाँ करना चाहते हैं? क्योंकि ध्यान केवल एक कौशल नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है कि आप अपनी सबसे कीमती ऊर्जा को किस पर लगाते हैं।